एक और जहां भारत सरकार लगी हुई है ओलंपिक को 2036 में इंडिया में लाने की, तो वहीं दूसरी ओर हमें बहुत से लोग नजर आ जाएंगे जो ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि हमें ओलंपिक क्यों होस्ट नहीं करना चाहिए। ओलंपिक होस्ट करने के बाद इंडिया की जीडीपी गिर जाएगी, भूखमरी छा जाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और भी न जाने ऐसे कितने डरावने रिजल्ट दिखाए जाते हैं। अब देखो भाई, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि ओलंपिक इवेंट एक सफेद हाथी की ही तरह है जिसे खरीदना और फिर उसे पालना दोनों ही महंगा पड़ता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जितने पैसे खर्च होते हैं उसका रिटर्न आधा भी नहीं होता, कभी कभी तो उससे भी कम होता है। पर उसके बावजूद भी हमें ये देखने मिलता है कि कोई भी कंट्री इसे होस्ट करने से पीछे नहीं हटती, बल्कि उल्टे अपनी जान लड़ा देती है अपने कंट्री में लाने के लिए, क्योंकि उन्हें इसका डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट बेनिफिट ज्यादा नजर आता है। और यही कारण है कि हजारों क्रिटिसिज्म के बावजूद भी यूएसए 5 बार, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3-3 बार और पेरिस एथेंस जैसे सिटीज 2-2 बार इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और ऐसा ही फायदा हमारे करंट गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा है। इसीलिए इन दिनों वो हर उस कोशिश में लगे हुए हैं जो इस इवेंट को इंडिया में लाने में सहायक साबित हो। और आज की इस वीडियो में हम केवल इसी बात का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि ओलंपिक के आने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है और कैसे इंडिया इस इवेंट को एक प्रॉफिटेबल और मनी मेकिंग इवेंट में कन्वर्ट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में एक चीज तो बहुत कॉमन होती है कि जब भी ओलंपिक आने वाला होता है या हो जाता है तभी हमें याद आता है कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा भी और भी कोई दूसरे गेम्स होते हैं जिनके बारे में हमें एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। और इसी अनअवेयरनेस के कारण ही क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में खेलने वाले और देखने वाले दोनों की संख्या में हमें भारी कमी नजर आती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर इंडिया को भी एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना है तो उसके लिए ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट को होस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मे भी आप ऐसा सोचोगे कि एक इवेंट कैसे इतने चेंजेस ला सकती है, तो उन्हें मैं बता दूं कि बिल्कुल ला सकता है। इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था तब उस वक्त प्लेयर को तो छोड़ो, बहुत से लोगों को तो इस खेल के बारे में ही बहुत कम पता था और टीवी में लाइव देखने वालों की संख्या मुश्किल से 1 लाख ही थी। पर इस बार के पेरिस ओलंपिक में जियो सिनेमा में इसे लगभग 7 करोड़ लोगों ने देखा था, वो भी रात को 1 बजे तक जगकर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इवन एक गोल्ड मेडल इतना रिवॉल्यूशन ला सकता है तो उस तरह के गोल्ड मेडल्स प्रोवाइड करने वाला इवेंट किस लेवल पर चेंजेस लेकर आ जाएगा। हो सकता है इस इवेंट के बाद लोग जितने अच्छे से क्रिकेटर्स को जानते हैं वैसे ही बाकी प्लेयर्स और एथलीट्स को जानने लगेंगे, और न केवल जानने बल्कि उनमें से कुछ सपोर्ट और पार्टिसिपेट भी करने लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को तो इंडिया में हर कोई जानता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में उतना फेमस नहीं है जितना उसका भाई ब्रेंडन स्टार्क है, जो कि एक हाई जंप का एथलीट है। और ऐसा ही एग्जांपल आपको हर उस कंट्री में देखने मिल जाएगा जिसे दुनिया स्पोर्टिंग कंट्री के नाम से पहचानती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में स्पोर्ट्स का क्रेज इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पीछे नहीं हटती। वो भी अगर यही सोचते बैठे रहते कि इससे पॉवर्टी कितनी आ जाएगी, इकोनॉमी का क्या होगा, तो वो 3-3 ओलंपिक कभी ऑर्गेनाइज नहीं करवाते। एक और लोग जहां इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर को लेकर यही बोलते हुए नजर आ जाते हैं कि देखो चाइना को, देखो ऑस्ट्रेलिया को, देखो यूएसए को, वो लोग कितने मेडल्स लेकर आते हैं। तो वहीं जब उनके ही नक्शे कदम पर इंडिया चलने की कोशिश करता है तो कुछ लोग उठकर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। खैर ऐसा ब्लेम गेम तो अंत तक चलता ही रहेगा। पर अब अगर आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स भी इस इवेंट को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है और यहाँ हर तरह के इंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट में ऑडियंस मिल जाते हैं, फिर चाहे वो लीग स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में आजकल लीग्स की भी भरमार हो चुकी है। आईपीएल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो आईएसएल, प्रो कबड्डी लीग, अल्टीमेट खो खो, यूटीटी और इवन प्रो पंजा लीग जैसे इवेंट्स के लिए भी ब्रॉडकास्टर्स को अच्छे खासे आईबॉल्स मिल जाते हैं। टाइमिंग का इशू होने के बावजूद भी इस बार के पेरिस ओलंपिक को एवरेज 1 से 2 करोड़ के व्यू
व्यूज मिल रहे थे, जो कि हॉकी, मनु भाकर, विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा के समय बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो जाते थे। और ये तब है जब दूसरे कंट्री में होने के कारण टाइमिंग का इशू काफी रहता है। रात के 1 बजे अगर 6 करोड़ लोग जग कर नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर नीरज भाई इंडिया में शाम को 7 बजे अपना भाला फेंकेंगे तो व्यूवरशिप का तो रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। और नॉट ओनली जेवलिन बल्कि बहुत से स्पोर्ट्स के लिए हमें ऐसा ही रिस्पॉन्स देखने मिल जाएगा। और जितनी ज्यादा व्यूवरशिप उतनी ही ज्यादा कंपनीज का इंटरेस्ट, जो इवेंचुअली होस्ट कंट्री को ही फायदा दिलाएगी। ब्रॉडकास्टिंग और उसके व्यूवरशिप से ही जुड़ा हुआ है हमारा थर्ड पॉइंट, जो इस ओलंपिक को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। दैट इज क्रिकेट इन ओलंपिक, जिसे नेक्स्ट ओलंपिक में ऐड किया जा रहा है। और क्रिकेट का इंडिया में कितना बड़ा क्रेज है उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आजकल यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ओलंपिक में इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं उतारेगी, एशियन गेम्स की ही तरह वो ए टीम या जूनियर टीम को ही उतारेगी। तो यहाँ मैं कुछ हद तक एग्री भी करता हूँ। मे बी ऐसा हो सकता है, जिसका रीजन खुद ओलंपिक के रूल्स भी हैं, जिसके हिसाब से 3 से ज्यादा बिग नेम्स टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। बट अभी सिंस क्रिकेट से रिलेटेड बस इतना ही न्यूज आउट हुआ है कि इसमें टॉप 6 टीम पार्टिसिपेट करेगी और ये मेन और वुमेन दोनों के लिए होगा। तो ये कहा जा सकता है कि बाकी रूल्स के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर बाई चांस अगर ऐसा हो भी गया कि ओलंपिक की टीम में हमें बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स देखने नहीं मिलेंगे, तो भी क्रिकेट का नाम ही इंडियंस के लिए काफी है। आप इंडिया की सीनियर टीम को छोड़िए, अंडर 19 टीम के भी कोई से भी मैच को देख लीजिए, उसके भी व्यूज आपको मिलियंस में ही मिलेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में आईसीसी के वारे न्यारे हो गए थे और वो 718 मिलियन की कमाई कर डाले, जो अब तक के सारे वर्ल्ड कप से 3 गुना ज्यादा है। तो इन सब के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि क्रिकेट, ओलंपिक और इंडिया एज ए होस्ट कंट्री क्या कमाल कर सकती है। बट स्टिल क्रिकेट तो एक ही पार्ट है। इंडिया में अगर ओलंपिक हुआ तो इसमें कबड्डी और खो खो जैसे स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जा सकता है। और दोनों ही खेल के लीग इन दिनों इंडियंस के बीच में कितना पॉपुलर है ये तो आपको पता ही होगा। सो ये तो सारे डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो गई। अब अगर कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो ओलंपिक जैसे इवेंट न केवल स्पोर्ट्स बल्कि टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक वरदान साबित होता है, क्योंकि ऐसे इवेंट के माध्यम से दूसरे कंट्री में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, जो वहाँ के लोगों को टूरिज्म और कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता है। हालांकि यहाँ ओलंपिक एक मैसेंजर की तरह ही काम करता है, बाकी काम तो गवर्नमेंट का ही होता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश करे। इसके अलावा बड़े इवेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। इसका एग्जांपल आपने हाल ही में हुए G20 समिट में देखा होगा, जब पूरी दिल्ली को चकाचक कर दिया गया था। हालांकि मैं इन चीजों के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ कि कुछ होगा तभी ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे, फिर तो इस सिचुएशन में इंडिया के गिने चुने शहरों को ही इसका फायदा मिलेगा, बाकी शहर अपने उसी स्पीड में ही चलेंगे। सो ओवरऑल ये था दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस कि कैसे इंडिया ओलंपिक जैसे इवेंट से फायदा उठा सकती है और उसे एक प्रॉफिटेबल इवेंट में कन्वर्ट कर सकती है। आपका इस पे क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।